वक्त की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, मजबूरी, कमसिनी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चलें कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में आज डीडी उर्दू लेकर आया है एक नया शो, हौसलों की उड़ान, और मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान। तो चले आए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने खुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है। ऑथर शेरी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप अपना वक्त निकाल के हमारे पास आएँ, और जैसा कि हम जानते हैं कि आप इंडिया में सबसे ज़्यादा सुने और पसंद किए जाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स में से हैं, और आप इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग के कोच है, कम्युनिकेशंस गाइड है, कंसल्टेंट है। ज़रा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। आगाज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत पेनफुल भी है। वो कहते हैं ना कि स्वाद जो होता है ना वो दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ खिला देता है। सही। ठीक है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत कुछ गिरा देती है। सही। उसी तरीके से वक्त जो है ना वो जी। दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। क्या बात है। तो जो वक्त जो है ना वो बड़ा बलवान है, वक्त से डर के रहना चाहिए। सही बात है। और किसी ने बाखूबी कहा है सोनम जी कि वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता। वक्त वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता, वरना वक्त बदलने में वक्त ही कितना लगता है। क्या बात है सर। तो ये जो वक्त बदला है जी। ये आपके कर्मों से बदलेगा। सही। ये जो बदलाव आया है ये आपके पैशन से आएगा। जी। और ये जो चेंज आया है ये आपकी दृढ़ता से, डेडिकेशन से आएगा। और यही 3 पिलर्स मेरी लाइफ के बने। जी। और 13 साल की उम्र का वो बच्चा जो कि घर से अलग हो गया, पेरेंट्स जिसके साथ नहीं रहते थे, मेरे फादर बैंकरप्ट हो गए थे तो हमारा परिवार बिखर गया, हमारा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब बिक गया, ख़त्म हो गया। तो एक सड़क पे जैसे हालात हो जाते हैं, सड़क पे आ गए बिल्कुल। जी। तो हालांकि आई बिलोंग टू अ फैमिली विच इज़ अपर मिडिल क्लास, जी। तो रिश्तेदारों का बहुत लिमिटेड समय तक साथ रहता है। सही। तो ज़िंदगी तो अपने कंधों पे जी जाती है, बिल्कुल। दूसरों के कंधों पे तो जनाजा निकलता है। तो अपने कंधों पे जब ज़िंदगी जीने की बारी आती है तो उस समय इंसान को पता लगता है कि एक्चुअली में ज़िंदगी है क्या, लोग कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, समाज कैसा है, भगवान कैसा है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको अपना अंदर से जो आप अपनी पहचान करते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जो खुद को तराशते हैं, जी। जो खुद को तराशते हैं लोग उन्हें गूगल पे तलाशते हैं। क्या बात है सर। तो हमने जब खुद को तराशना शुरू करना है ना तो लोगों ने हमें तलाशना शुरू कर देना है। सही। तो मुझे इन सब बातों का ज़्यादा ज्ञान तो नहीं था लेकिन मैं खुद को तराश रहा था क्योंकि मैं शुरू से ही वाइट कॉलर जॉब में आना चाह रहा था। ओके। 11th क्लास में मेरा स्कूल से नाम कट गया। और आज ईश्वर की इतनी कृपा है जी। कि जिस स्कूल से मेरा नाम कटा है जी। आज उसी स्कूल में एलुमनाई मीट हुआ जी। अभी इसी साल, और मैं वहाँ पे चीफ गेस्ट था। क्या बात है सर। और ईश्वर की ये कृपा भी रही कि जिस स्कूल में एलुमनाई मीट हुआ जी। वहाँ पे एक एलुमनाई एसोसिएशन फॉर्म हुआ, उसका मैं प्रेसिडेंट भी बन गया हूँ। वाह। तो ये जो 360 डिग्री टर्न हुआ है, तो वक्त जो होता है ना ऐसे सेट बड़ा बलवान होता है। वक्त से डर के रहना चाहिए। अपनी मेहनत, अपना जोश, अपना फोकस जी। काम करते करते क्लियर हो जाता है। सही बात। तो आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो साफ हो जाता है। सही बात। तो मैं जब इस दौर से गुजर रहा था उस दौरान मैंने बहुत छोटी छोटी नौकरियां करी। मैंने टैक्सी भी चलाई, मैंने घर का कूड़ा भी साफ करा, मैंने बस कंडक्टर की जॉब करी। और उस दौरान वो एक ऐसी उम्र होती है जी। कि इंसान कच्ची उम्र में होता है, या तो वो बिगड़ जाता है या वो बन जाता है। सही बात। तो जो बनने का कर्व था मेरा, मैं उस तरफ झुका रहा। तो स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हाई हो गई क्योंकि जब इंसान दर्द में होता है ना तो वो 2 चीज़ें करता है, या तो वो अपने आप को ख़त्म करता है या वो ईश्वर को प्रेम करता है। बिल्कुल सही सर। तो मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश करी क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होता है।
सुसाइड अटेम्प्ट भी करा। सर। और उस वक्त जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने गया था, बहुत रो रहा था, 3-4 घंटे मैं रेलवे फाटक पे बैठ के रोता रहा। जी। तो मेरा रोना चुप कराने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं था। कमाल की बात तो यह है कि मेरा एक भी रिश्तेदार मेरे साथ ये बोलने नहीं आया कि भाई तुझे पढ़ना है, तेरे स्कूल की फीस मैं भर देता हूँ, तू बेटे पढ़ना मत छोड़। सर ये तो आपने जो सुसाइड वाली बात कही तो बहुत तो दुख की बात है सुन के। हाँ, डिप्रेशन कहाँ से आया आपके? तो वहां से फिर ना एक जोश आ गया अंदर, एक अंदर से आवाज आई जब मैं बैठा हुआ था कि तेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, जी। पर पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी। अपनी जिंदगी का मकसद बना और आगे बढ़। क्या बात है। कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा ये जानती है कि आपकी मंजिल कहाँ पे है। बिल्कुल। और आपके तो शो का टाइटल भी बड़ा खूबसूरत है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल ये उड़ान हौसले की है मेरी भी। सही। और वहाँ से फिर मैंने कम बैक करा, ओपन स्कूल में अपना एडमिशन कराया। मेरी माता जी ने मुझे 3 ऐसे प्रिंसिपल सिखाए जो कि उनके पापा ने उनको सिखाए थे, यानी कि मेरे नाना जी के द्वारा सिखाए हुए 3 प्रिंसिपल मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट करे। ओके। पहला प्रिंसिपल, कभी हो सके लाइफ में तो ऐसे करना है, ऐसे मत करना। देने दूसरा वाला है। प्रिंसिपल सही। कि वक्त चाहे जितना मर्जी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे रोटी नमक से खाने पड़े, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता हो। सही बात है। और तीसरा प्रिंसिपल कि पैसा इंसान की लाइफ में जरूर आता है, तुम्हारे पास भी बहुत पैसा आएगा, लेकिन पैसे की बू नहीं आनी चाहिए। रोटी खाना हमेशा जमीन पे बैठ के खाना, क्या बात है। यानी कि ह्यूमिलिटी। तो ये 3 टाइमलेस प्रिंसिपल मेरे नाना जी ने मेरी माता जी को सिखाया, और मेरी माता जी ने मुझे वो, मैं इसे गिफ्ट कहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेजर है, ऐसा गिफ्ट है जो मैंने संभाल के रखा, आज मेरे बड़े काम आता है। तो बस वहाँ से ये ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा। जी। और मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, और स्कूल के एडमिशन के साथ साथ मैंने जॉब भी करी। जैसे कि मैंने बताया, मैं छोटी छोटी जॉब्स करता बिल्कुल। था, और घर से बेघर थे हम लोग। मैं किसी के साथ जहाँ पे काम करता था वहीं पे टॉप फ्लोर में छत पे ऊपर रहता था मैं। तो एक वहाँ से सिलसिला चालू हुआ, और अंदर एक उम्मीद थी जी। कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना ज़रूर है, कुछ ना कुछ करना है। सही वक्त का और मौके का इंतज़ार था बस। जी। उस वक्त तो मोटिवेट करने वाला, कोई मेंटर करने वाला तो था नहीं कोई। नहीं कोई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका इंटेंट प्योर हो, और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है ना, ये यूथ जरूर सुने ध्यान से, आपको लगता है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है। जी। सिर्फ एक हार्ड वर्क सब स्किल के ऊपर भारी पड़ जाएगा। क्या बात है सर। बिल्कुल। आप थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लीजिए, सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा, और जो स्किल आपसे दूर भाग रहे थे ना, वो हार्ड वर्क को देख के आपसे दोस्ती भी कर लेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने शेयर की। और वहाँ से ज़िंदगी के में बदलाव आया फिर, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा। तो सम पीपल वर्क हार्ड, सम पीपल हार्डली वर्क। That's तो so इंग्लिश great. बिल्कुल बिल्कुल। ये इंग्लिश बहुत का जो ये शब्द है ना, ये ध्यान में वर्क रखने हार्ड और वाली हार्डली बात। वर्क वाला, Hardly ये work थोड़ा सा वाली फर्क है। बात। बिल्कुल। तो हमने हार्ड वर्क की तरफ फोकस करा, जी। और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। आज एक ऐसा मुकाम भगवान की कृपा से टच जी, हुआ, जी। जिसमें 2022 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऑनर किया जी अपने जी घर पे। मैंने 12 किताबें लिखी, 12 टाइम इंटरनेशनल टेड स्पीकर बना, 4 टाइम जो स्टॉक स्पीकर बना, जी। 100+ कॉर्पोरेट के साथ प्रोफेशनल स्पीकिंग करी, 1500+ स्टेज पे। तो अपने डर को फेस करा, फेस करा। लाइफ में चैलेंजेस फेस करे, और पैशन जब तक नहीं मिला तब तक डटे रहे जी, डटे रहे और काम करते रहे, बस काम करना नहीं बंद करा। बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है शैरी जी। जैसे आपने जिक्र किया, हमें खुशी हुई है जानकर कि आपको प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का मौका मिला, और आपके काम को इतना सराहा गया इस लेवल तक। वो एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें, किस तरह का रहा आपके लिए? असल में जब आपकी लाइफ एक मिशन बन जाता है ना, तो मिशन से सब लोग प्रेरित होते हैं। लाइफ के 3 फेजेस होते हैं सोनम जी। पहला होता है लर्न, विच इज़ कनेक्टेड टू एजुकेशन। बिल्कुल। दूसरा होता है अर्न, विच इज़ कनेक्टेड टू योर करियर। सही। और तीसरा होता है रिटर्न, वाओ। विच इज़ फॉर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी। तो मैं कहीं ना कहीं रिटर्न वाले फेज में आ चुका हूँ। जी। और जब वो एक मिशन बना कि हिंदुस्तान में 1 मिलियन पब्लिक स्पीकर्स तैयार करने हैं, जी। और हर घर में एक यूथ स्पीकर तैयार होना चाहिए, जी। क्योंकि पब्लिक स्पीकर जो होता है वो एक लीडर होता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। और हिंदुस्तान में बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स का इकट्ठा होना मतलब बहुत सारे लीडर्स इकट्ठा होना। इकट्ठा होना। तो 1 मिलियन स्पीकर यानी कि 10 लाख यूथ लीडर। आप इमेजिन कीजिए, जब ये 10 लाख यूथ लीडर जी। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, करेंगे। उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सही बात। तो कोई ना कोई काम
भगवान ने आपके पर्पस के साथ जोड़ा होता है। मुझे मेरा पर्पस समझ में आ गया कि ये मेरा पर्पस है। इस पर्पस पे मैंने काम करा, इस मिशन पे काम करा। 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक स्पीकर ऑलरेडी मैं तैयार कर चुका हूँ 18 कंट्रीज़ में। तो यही सब चीज़ें, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और आपको किसी चीज़ का लालच नहीं होता, तो कोई ना कोई आपको नोटिस कर रहा होता है। सही बात है। और कोई ना कोई आपको रिकमेंड भी करता है। तो वो कोई का नाम कभी नहीं आता। जी बिल्कुल। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि किसी ने तो रिकमेंड करा है। सही बात। नहीं तो ऐसे इतनी जल्दी, इतनी छोटी उम्र में वहां तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं इसका बहुत बड़ा क्रेडिट अपनी माता जी को भी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर ये संस्कार डाले कि जिससे मेरे अंदर वो बिलीफ और कन्विक्शन आया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं अपने से ज्यादा अपने देश के लिए भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक सिख डायस्पोरा बन के नहीं जिया मैं। कि अगर कुछ अच्छे स्किल आ गए तो बाहर चले गए, फॉरेन कंट्री में कमाने चले गए। तो इंडिया में रह के इंडिया में काम करने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो एक जैसे होता है ना, हमारे देश के सिपाही जो है वो बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहे हैं वो तो देश की सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी देश के अंदर रह कर देश की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो देश की सेवा है कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करें और आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे सोसाइटी में भी उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो। क्या बात है, आपने लर्न, अर्न और रिटर्न वाली बात बिल्कुल हाँ जी। तो वो चीज़ नोटिस हो गई और उस चीज़ को सराहा गया। प्रधानमंत्री जी के निवास पे जब गए तो वहाँ पर उनको सिर्फ 6 फुट के डिस्टेंस से मैंने जब पहली बार स्पीच देते हुए सुना, तो ऑफ कोर्स सभी जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे ऑरेटर हैं। और जब मैंने पहली बार उनको लाइव सुना तो बहुत ही अमेजिंग फील हुआ। और उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने का मौका मिला। वो अपने आप में एक लाइफ का एक्सपीरियंस बना। तो हम सब सुनते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तो यशस्वी वर्ड वाकई उस टाइम फील हो रहा था मुझे कि उनके अंदर वो डायनामिज्म है। और इसमें ये बात और भी आपको पूछना चाहूँगी कि आपने पर्टिकुलर डोमेन जो चूज़ किया, कम्युनिकेशन, उस पर ट्रेनिंग देने का या उसके हवाले से जो भी आप इतना सारा काम कर चुके हैं, आपके बुक्स आ चुके हैं, 12 से ज़्यादा बुक्स आपके पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें बेस्ट सेलर्स भी है अमेज़ॉन में। तो ये जो आपका सफ़र शुरू हुआ, आपने लिखना, अपने एक्सप्रेशंस को जो है किताबों में लाना, या वर्बली आप कहें, नॉन वर्बली कहें, रिटन मीडियम कहें, विजुअल मीडियम कहें, आपने हर मीडियम पे जो है काम किया है। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि आपने सिर्फ एक ही जो है डोमेन पकड़ा है। तो कम्युनिकेशन को ही क्यों चूज़ किया गया? क्या ऐसी बात थी एक्सप्रेशन नॉन एक्सप्रेशन की? वो जर्नी क्या थी आपकी? ये जर्नी कुछ ऐसी शुरुआत हुई कि रीडिंग जो है वो मेरे को बहुत बोरिंग लगता था। किताब पढ़ना बड़ा बोरिंग काम है जी। लेकिन हुआ यूँ कि मैं 2009 के आसपास दुबई में गया और वहाँ पे मेरा एक फेलियर ये हुआ कि मैं वहाँ पे ज़्यादा लंबे समय टिक नहीं पाया। और पारिवारिक जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो आपसे बड़ी उम्मीद बढ़ा लेते हैं कि आप बाहर जा रहे हो, कुछ करके आओगे। तो मैं जब वहाँ से वापस आया तो मैं डिप्रेशन में चला गया कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं अब अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि वो तो 2 महीने पहले मुझे ये एक्सपेक्ट करे थे कि ये तो वहाँ जाके सेटल हो जाएगा, 2-3 साल बाद अपनी फैमिली को बुलाएगा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं अपने आप को दरवाजे में बंद कर लेता था और किसी से बात नहीं करता था। मेरी छोटी डॉटर थी उस समय, तो मैं उसी से ही बस बात किया करता था। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि रेडियो पे एक इंटरव्यू आ रहा था, तो उसमें एंकर ने बड़ी खूबसूरत लाइनें मिली। उसने बोला कि यू रिलैक्स ऑन द शिप इवन दो यू डोंट नो द कैप्टन, यू रिलैक्स ऑन द बस इवन दो यू डोंट नो द ड्राइवर, you relax on the plane even though you don't know the pilot, then why don't you relax in life knowing everything is in control by God? क्या बात है। वो बात सुन के मेरे दिमाग का एकदम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया कि मतलब मेरे को टॉर्नेडो जैसा आ गया कि भूचाल बन गया मेरे दिमाग में कि मैं इस बात पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा अभी तक। वहाँ से वो एक चेंज हुआ और मैंने किताबें पढ़ना शुरू करा। तो डिप्रेशन वाला जो फेस था पहली बार वहाँ से हटा और वो किताबें पढ़ के इट स्टार्टेड विद रीडिंग। तो व्हाटएवर पोर्स इन हैज टू पोर आउट। सही। जो आप दिमाग के अंदर डाल रहे हैं वो आपके शब्दों में आएगा। तो मैंने जो किताबें पढ़नी शुरू करी और कई सारी किताबें पढ़ ली, हजारों में किताबें पढ़ ली, बेस्ट सेलर पढ़ ली। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबों में मेरा रुझान आ गया, पर्सनल डेवलपमेंट की किताबों में रुझान आ गया। तो मुझे समझ में आने लग गया माइंड क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। बहुत खूबसूरत बात आपने शेयर की। और सर यहाँ पे ये बात भी आती, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप
मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में जो है आप ट्रेन कर चुके हैं, जो लीडरशिप में हैं, सीनियर लीडरशिप में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू जॉब सीख कर रहे हैं। तो एक स्टीरियोटाइप तरह का बन गया है कि इफ़ इट्स अ फॉर्मल लैंग्वेज, एक ऑफिशियल आप टोन पे बात कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि उसमें एम्पैथी की इतनी ज़रूरत नहीं है, जबकि उसमें एम्पैथी की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत कि हम पर्सनल कम्युनिकेशन से अगर करें। तो हाउ डू यू ड्रॉ द थिन लाइन बिटवीन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कि वो कितना इफ़ेक्टिव हो। आप ग्लोबल कम्युनिकेशंस में हैं, आप ग्लोबल टेक्नोलॉजीज सब सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव ना हो, यानी आपकी बात दूसरे तक ना पहुँचे, तो फिर उस कम्युनिकेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आप एम्पैथी का वर्ड आई एम श्योर बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। जी। एम्पैथी का मतलब होता है टू सी थ्रू फ्रॉम द आइज ऑफ अदर। Absolutely. तो ये ग्रीक वर्ड है। तो एम्पैथी को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो एम मीन्स टू सी थ्रू, जी। किसी की निगाह से देखना। देखना। पैथी किसी की टू सी थ्रू फ्रॉम द आइज ऑफ अदर, किसी और की निगाह से देखना। निगाह से। तो ये एम्पैथी का पूरा वर्ड का मतलब निकलता है। जी। ग्लोबल कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से सबसे पहला आपका नंबर 1, मैं 3 पॉइंटर्स देता जी। हूँ। सबसे पहला है फ्रेजोलॉजी, जी। यानी कि आपका डिक्शन, आप कौन से शब्दों का चयन कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। तो सही शब्दों का चयन ये डिसाइड कर लेता है कि आप कितना लंबा बोलेंगे या कितना छोटा बोलेंगे। सही। तो इसलिए द कमांड ऑन योर लैंग्वेज विल कम विद द कमांड ऑन योर डिक्शन, वोकैबुलरी एंड फ्रेजोलॉजी। नंबर 2, आपका टोन, क्योंकि टोन जो होता है वो आपका बैरीटोन, जैसे आपने म्यूजिक में, संगीत में बास होता है, जी। ऐसे ही हमारे गले में बैरीटोन होता है। जी। तो वो हमारी वॉल्यूम, वॉइस वॉल्यूम का बास होता है। जी। तो उसको आपको कितना घटाना है। अब जैसे मैंने घटा लिया बात करते जी। करते, जी। जी। बास कम कर दिया एकदम से, सही। लेकिन अब मैंने बास बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। तो ये बास कम करना और ज़्यादा होना, ये इंटोनेशन, तो टोन ऑफ वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अगर आप किसी को टोन में बोल रहे हैं, अरे कहाँ जा रहे हो, और आप किसी को बोलेंगे अरे कहाँ जा रहे हो, तो जैसे ही आप शब्द तो वही रहेंगे, लेकिन टोन चेंज करने से उसका मतलब पे इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल सही बात है। कितने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपने समझाया, शुक्रिया। तो आप जैसे बोलते हैं इज दैट व्हाट यू मीन, या या बोलते हैं इज दैट व्हाट यू मीन, या ओह इज दैट व्हाट यू मीन। राइट। तो शब्द वही है, लेकिन मायने चेंज हो रहे हैं क्योंकि टोन चेंज हो टोन रहा चेंज है। हो रहा है। तो सेकंड इज टोन, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू कन्वे योर स्टोरीज। जी। स्टोरी टेलिंग का बड़ा महत्व है कम्युनिकेशन में। जी। और जब आप अपनी बातों को एनेक्डोट और मेटाफोर के द्वारा कहेंगे तो वो बात का महत्व हो जाता है। क्योंकि मेटाफोर क्या होता है कि जैसे आप किसी भी शब्द को या किसी भी बात को कहते हुए एक इमेज क्रिएट कर दें। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, इसको जीना सीख लो, आप कहोगे हाँ शेर जी बात तो अच्छी कर रहे हैं आप, वाकई ये होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, टेस्ट इट यस। बिफोर इट मेल्ट्स। तो लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, टेस्ट इट, ये मेटाफोर है। जी। जिंदगी आइसक्रीम की तरह पिघल है, क्योंकि जैसे आइसक्रीम पिघल रही है ऐसे जिंदगी भी खत्म हो रही खत्म है। होती जा रही तो है। प्रॉपर्टी मैच हो रही है। सही बात है। तो बिफोर इट मेल्ट्स इज कॉल टू एक्शन। या तो वो उसको एनालॉजी बना रहा है। सही। आप किसी बात को कैसे कन्वे कर रहे हैं और कैसे आप अपनी बात को सहजता से सामने वाले के दिमाग में एंटर करवा रहे एंटर हैं, करवा रहे हैं। दैट इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो एज ए सेड, सबसे पहला आपका फ्रेजोलॉजी इंपॉर्टेंट है, physiology। दूसरा आपका टोन ऑफ वॉइस, और तीसरा आपका स्टोरी टेलिंग। अगर आप पर्सनल कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉप पॉइंट्स हैं। जी। और हमें ये भी बताएं, क्योंकि आपने अपनी जर्नी के बारे में जब बात की तो आपने ये बताया कि जब आपका बुरा वक्त था, एक दौर था जहाँ से आप एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहे थे, वहाँ आपको उस तरह का जो है सपोर्ट के साथ नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम अमूमन करते हैं अपने करीबी रिश्तेदारों से। आज आपको वो सपोर्ट मिलता है उनसे? आज किस तरह का जो है वो एक रवैया रहा है उनका? और रवैया तो देखिए बदल जाता है जब आपकी एक पॉपुलैरिटी हो जाती है, या आपकी लाइफ में अचीवमेंट हो जाती है, या आपके पास 4 पैसे आ जाते हैं, तो अच्छे का रवैया बदल जाता है। सही बात है। लेकिन क्या होता है कि रिश्तों में खूबसूरती ये भी है कि आप रिश्ते के एक पर्सपेक्टिव से रिश्तों को जज ना करें। सही बात। क्योंकि मैं एक बात यही बोलना चाहूँगा कि आजकल हम अक्सर ये बोलते हैं कि रिश्तेदारी बिल्कुल खराब है, बेकार है। ऐसा भी नहीं है। अगर ये इतनी खराब होती तो आज से 30 साल पहले जब प्राइवेट बैंक लोन नहीं देते थे तो लोग क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से, भाई भाई बहन बहन आपस में एक दूसरे से हेल्प लेते थे। थे। सही तो बात। कहना कि वो रिश्तों में वो चीज़ें थी।
तो रिश्ते परिपक्व हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे देख रहे हैं। सही बात है। हाँ, लेकिन ये है कि इमोशन जो होता है, जी, इमोशन आप उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जो उसकी कदर उस लेवल पे कर रहा है। बिल्कुल। अदरवाइज उस इमोशन की कोई कीमत लगा देगा या कोई उसको लाइटली ले लेगा तो वो आपकी बात को समझ भी नहीं पाएगा समझ भी नहीं पाएगा। और वो रिश्तों की गहराई तक भी नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि एक रिश्तों की एक मान्यता क्रिएट करनी है कि हाँ जी ठीक है ये रिश्ता है हमारा, तो इमोशन बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना ज़रूरी और यहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है, है। जी, हालांकि ये एक प्रोफेशनल स्किल है, लेकिन जी, कहीं ना कहीं आजकल जब हम देखते हैं कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप रैपो क्रिएट करके जॉब भी करते हैं, नौकरी में इंटरव्यू भी जी, सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं या बिजनेस में आगे बढ़ते हैं या नेटवर्किंग करते हैं, जी, तो इम्पोर्टेंटली क्या होता है कि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो आपको पहले लोगों को देने का एक भाव क्रिएट करना पड़ेगा। सही बात है। तो गिविंग विल स्टार्ट द रिसीविंग प्रोसेस। एब्सोल्युटली। तो आप किसी से एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आपके लिए कुछ करेगा। आपके मन में कुछ आ रहा है तो आप उसके लिए कर दीजिए, जी। कोई देगा नहीं देगा वो उसकी चॉइस है। जी सर, और बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर हो रही है आपसे। यहाँ पे एक बात ये भी याद आती है कि आप स्टूडेंट्स को, जब खासकर अगर हम कॉर्पोरेट से हट के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, जैसे आप आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे, आप इन स्टूडेंट्स को बहुत सारे जगह, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, हर जो भी नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में एंड अब्रॉड ऑल्सो, वहाँ पे आप ट्रेन कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आज के स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है कि इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन ऑन द साइड ऑफ कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन को सॉफ्ट स्किल कहा जाता है, राइट, बट इट्स समहाउ मैंडेटरी। देखिए आपने आईआईटी का नाम लिया। जी, मैं किसी कॉलेज का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जी, मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ जी, क्योंकि मैं वहाँ रेगुलर लेक्चर देने जाता जी, हूँ। मैं किसी आईआईटी कॉलेज में गया था। जी, वहाँ का जो टॉप रैंकर बच्चा था, जी, उस टॉप रैंकर बच्चे को सिर्फ इतना ही बोला हमने कि भाई आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, जी, ज़रा उस सॉफ्टवेयर कैसे बनाया उसके बारे में बताओ। सही, आप हैरान होंगे सोनम जी, वो बच्चा सामने आके ये बता नहीं पाया कि सॉफ्टवेयर बनाया कैसे है। मतलब सॉफ्टवेयर बनाने में तो उसके टेक्निकल स्किल तो उसके 100 आउट ऑफ 100 है, 100%। बट सॉफ्टवेयर कैसे बनाया है उसमें वो 100 में से 0 है, क्योंकि वो उसको बता ही नहीं पा रहा, घबरा रहा है वो। तो सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर कैसे बनाया, अगर आप ये ज़रा अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, क्योंकि जी, अगर आप वो चीज़ नहीं बता पा रहे जो आपने कर लिया कर है, लिया, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह गए। आज के समय में अगर आप एक टेक्निकल फील्ड में हैं या स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव जी, से बोलूं कि आजकल बच्चों को जेडबल मेंस, एडवांस, जी, नीट, एमसीपर का बड़ा शौक होता है, तो ठीक है आपकी टेक्निकल नॉलेज साउंड होती है, जी, ठीक है आप एक स्टडीज़ में शौक रख के पढ़ाई करके अच्छे नंबर्स लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, जी, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना कि आपकी बोलने की ताकत को भी आपको मास्टर करना है। सही, स्पीच आर्टिकुलेशन होना चाहिए आपके पास, जी, किसी भी बात को समझा के कैसे बोलना है ये आपको आना चाहिए। तो अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने मेहनत करी है, तो आपको ये दिखाना है, बताना है, समझाना है कि मेहनत कैसे करी कैसे है करी है। और क्या क्या किया ये सॉफ्टवेयर बन गया। एक ये चूँकि हम कॉर्पोरेट स्टूडेंट्स ये सारी बात को कवर कर चुके हैं, पर्सनल एस्पेक्ट में भी अगर देखा जाए तो उतना ही ज़रूरी है, जी राइट, क्योंकि आज अगर हम काउंट करें जो भी बहुत सारे केसेस हैं डिप्रेशन के, बच्चों से लेके बड़ों तक, और बहुत मुख्तलिफ उसके रीजंस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं सबसे जो एलिमेंट्री, अगर आप इसको एनालिसिस करें इस चीज़ का, तो सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है कि कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वो जान ले गई। तो कितना इम्पोर्टेंट ये पर्सनल स्पेस में भी है, पर्सनल एस्पेक्ट से अगर हम इसको देखें, उसके बारे में भी ज़रा बताएं ताकि जो हमारी आज की नस्ल है वो भी उस पर फोकस करे कि हाउ इम्पोर्टेंट टू। मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, आई थिंक इससे काफ़ी लोगों बच्चों को हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो यह है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है आसपास। जी, अगर आपका पीयर ग्रुप पॉजिटिव है, ऑप्टिमिज्म में है, तो उसका छिड़काव, उसका असर जी, आपके ऊपर रहेगा। सही, तो आपको अपना पीयर ग्रुप ऐसा रखना है जो पॉजिटिव हो आसपास, तभी आप इन सब चीज़ों को ओवरकम भी जल्दी कर सकते हैं और इस चीज़ पे आप अपना काबू भी पा सकते हैं। जी, और दूसरा जी, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जैसे हम बचपन में कहते थे कि माता पिता बोलते थे कि बेटा जाके धूप सेक लो जरा। जी, 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 वो धूप सेक लो का मतलब क्या होता था, विटामिन डी ले लो। सही, तो विटामिन डी की कमी की वजह से B12, विटामिन बी, इस तरह की विटामिन की कमी की वजह से बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, जी, विच इज़ कनेक्टेड टू आवर ब्रेन
एक्टिवेशन, ब्रेन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, और इससे क्या होता है, वो एंग्जाइटी क्रिएट होती है। जी तो एक आपको अपना न्यूट्रिशन भी चेक करना पड़ेगा कि जी आपका न्यूट्रिशन लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, नहीं नॉर्मल चल चल रहा। रहा है, तो सही। दूसरा आपको ये देखना है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने एक्सप्रेशन पे काम कर लें, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे थे कम्युनिकेशन पे काम कर लें, मैं जी ऐसे एक्सप्रेशन का वर्ड देता हूँ। जी तो एक्सप्रेशन, एक आर्टिस्ट के पास क्या होता है, वो आर्ट बना रहा है, तो जी उसका एक्सप्रेशन है आर्ट आर्ट। बनाना। दूसरा, एक डांसर कैसे एक्सप्रेस करता है, वो नाचता है, सही। तो उसके लिए वो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। जी स्पीकिंग में पब्लिक स्पीकिंग बिकम्स द एक्सप्रेशन, क्योंकि आप पब्लिकली बोल रहे हो। सही। तो आप किसी ना किसी फील्ड में एक्सप्रेसिव हो जाओ। आपको गिटार बजाना आता है, आप गिटार बजाइए। आपको खेल खेलना आता है, तो खेल एक्सप्रेसिव तरीके से खेलिए। जी कभी देखा आपने विराट कोहली वो खेल खेलते हैं, कितना एक्सप्रेसिव होता बिल्कुल है ना? बिल्कुल। उनका एक्सप्रेशन इतना पावरफुल है कि लोग उनके एक्सप्रेशन से ही काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि वो एक्सप्रेशन क्या करता है, जी आपका एनर्जी और ऑरा क्रिएट कर देता है। क्रिएट कर देता है, सही बात और है। उसके बाद तो फिर लोग आपको अथॉरिटी समझते हैं, लोग जी आपको बहुत कम्पैक्ट प्लेयर समझते हैं। तो ऑल इन ऑल, कमिंग बैक, आप अपने एक्सप्रेशन को फॉर्म कीजिए। किसी भी फील्ड में करना चाहे कर सकते हैं। ऐड करना चाहें तो कम्युनिकेशन ऐड कर दीजिए थोड़ा जी सा। जी क्योंकि मैं किसी के ऐसे आर्टिस्ट को जानता भी हूँ जो आर्ट करते करते ना अपनी आर्ट को बोल बोल के समझाती है। ओके। तो वो बहुत खूबसूरत लगा मुझे जी कॉन्सेप्ट, जी कि वो जी अपनी आर्ट कर रहे हैं, साथ साथ वो कम्युनिकेशन कर रही है कि कम्युनिकेशन मैं कर आर्ट रहे क्यों बना रही हूँ। हैं। जी जी तो एक एक्सप्रेशन के साथ अगर आप कम्युनिकेशन ऐड कर लें, तो मुझे लगता है ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत करने लायक। खूबसूरत। तो सबसे पहला, आपका पीयर ग्रुप जी इंपॉर्टेंट है, जी जिससे आप अपनी इन सब चीज़ों को ओवरकम जल्दी ओवरकम कर कर सकते हैं। सकते हैं। सेकंड, आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको मेंटेन करना है, कि जी आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंट ना हो, जी क्योंकि बॉडी के अंदर फंक्शनिंग न्यूट्रिशन से ही हो रही है। सही बात है। और तीसरा, आपका एक्सप्रेशन। राइट। शैली जी, इससे पहले कि ये प्रोग्राम आज का ख़त्म हो, हम चाहते हैं कि आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज ज़रूर दें प्लीज़। तो मेरी ज़िंदगी तो हमेशा से ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसी जुस्तजू और तलाश में मेरी उम्र सारी गुजर गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता ये कदम कदम पे बिखर गई। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।